नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोलने और अली खामनेई की हत्या के बाद वहां अपनी मर्जी का शासक नियुक्त करने और उसके साथ ही ईरानी तेल भंडारों पर कब्जे के जो ख्वाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखे होंगे वो अब पूरी तरह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि 25 दिन बीतने के बाद इस जंग को छेड़ने वाला अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अकड़ दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान उनके साथ समझौता करना चाहता है। हालांकि ईरान के बचे हुए शीर्ष नेता इससे साफ इनकार कर रहे हैं। ईरान शुरू से कहता आया है कि युद्ध वो अपनी शर्तों पर बंद करेगा और खून की आखिरी बूंद तक, आखिरी कतरे तक वो लड़ेगा और इसीलिए इस समय भी उसके हमले तेज हैं और निशाने पर इजराइल है, जो ट्रंप की तरह युद्ध खत्म करने की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस बारे में खबरें ज़रूर फैला रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब के मीडिया अल अरबिया ने इजरायली अखबार येदियोथ अहरोनोत, ये इजरायली अखबार है, उसके हवाले से बताया है अल अरबिया ने कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चुपके से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ को बताया है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने किसी संभावित समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत को मंजूरी दे दी है। अब इजराइल को ये तय करना होगा कि मुज्तबा खामनेई के बारे में उसे दुनिया को क्या बताना है, क्योंकि कभी वो मुज्तबा खामनेई के मरने की बात करता है, कभी उन्हें गंभीर रूप से घायल बताता है और अब कह रहा है कि वो किसी संभावित समझौते के लिए बातचीत करने को तैयार है। इतनी पलटी मारने के बाद इजराइल की विश्वसनीयता खाक रह गई है और यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। उनकी विश्वसनीयता भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अब देखिए क्रोनोलॉजी जरा देखिए, शुक्रवार जरा ग्राफिकली भी समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था युद्ध होने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है। देखिए, युद्ध खत्म होने की कगार पर है, शुक्रवार को कहा। फिर शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, किसको? तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सोमवार आते आते यानी कल सोमवार को 5 दिन के सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी और कल ही सोमवार को उन्होंने फिर ये कहा कि हॉर्मुज पर मैं और ईरान के नए आयतुल्ला मिलकर नियंत्रण रखेंगे। ईरान के नए आयतुल्ला यानी मुज्तबा खामनेई और मैं यानी डोनाल्ड ट्रंप मिलकर हॉर्मुज पर कंट्रोल रखेंगे। यानी ट्रंप ने दूसरे तरीके से ये मान लिया है कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर उन्हें मंजूर है, क्योंकि अब तक जो तो मुज्तबा खामनेई की हत्या की धमकी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों दे रहे थे। दरअसल इन दोनों नेताओं को ये समझ आ गया है कि ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया का जो नुकसान इनकी सनक में हुआ उसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर खबर है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने अपनी मांगें रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा है कि ईरान को नए नुकसान का मुआवजा देना होगा, जितना नुकसान अभी हुआ है इसका मुआवजा देना होगा। साथ ही इन मांगों में आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए गए हैं उसको हटाए जाने तक की मांग भी इन्होंने की है कि आपको आर्थिक प्रतिबंध हटाना होगा। हालांकि अब तक अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि युद्ध खत्म करने को लेकर जल्द ही दोनों मुल्कों के बीच बड़ी बैठक हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन रिजाई ने कहा है कि अगर ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो ये अब आंख के बदले आंख तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक आंख के बदले सिर, हाथ और पैर से जवाब दिया जाएगा। ये रिजाई ने कहा है। अमेरिका लंगड़ा हो जाएगा, ये कहना है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार रिजाई ने युद्ध खत्म करने के लिए मांगे भी रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमें अपने सभी नुकसानों का मुआवजा नहीं मिल जाता है, सभी आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटा दिए जाते हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती कि वाशिंगटन हमारे मामलों में हस्तक्षेप यानी दखल नहीं करेगा।
रिजाई ने यह भी दावा किया है कि युद्ध एक सप्ताह पहले ही खत्म हो चुका था और अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार था। रिजाई के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही लड़ाई जारी रखने के लिए दबाव अमेरिका पर बनाया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका रुकने के लिए तैयार था, लेकिन नेतन्याहू ने जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा है कि वाशिंगटन को संघर्ष के शुरुआती चरण के बाद ही ये एहसास हो गया था कि जीत का कोई रास्ता नहीं है, यानी ईरान से हम जीत नहीं सकते। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या अमेरिका बैकफुट पर चला गया है? दरअसल इकोनॉमी के लिहाज से ये लड़ाई अमेरिका को पहले ही महंगी पड़ रही है। इस युद्ध में ईरान अब तक 3000 से ज़्यादा ड्रोन दाग चुका है। शाहेद ड्रोन की कीमत करीब $20,000 बताई जाती है, शाहेद ड्रोन की कीमत, जबकि इन्हें गिराने के लिए अमेरिका की जो मिसाइलें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी कीमत $10 लाख से भी ज़्यादा है। 20,000 रुपये के ड्रोन को गिराने के लिए 10 लाख रुपए के इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समझ लीजिए अमेरिका कर रहा है। अगर यही हिसाब हज़ारों बार दोहराया जाए तो समझ आता है कि डिफेंस अधिकारियों की चिंता क्यों बढ़ रही है वहाँ बढ़ गई है। वहीं खाड़ी देशों का खर्च भी बढ़ रहा है। यूएई का कहना है कि उसने 28 फरवरी के बाद से अब तक 1600 से ज़्यादा ड्रोन गिराए हैं। इसके लिए ज़्यादातर फाइटर जेट और ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो असल में दूसरे फाइटर जेट को मारने के लिए बनाए गए थे, न कि धीमी रफ्तार से उड़ने वाले छोटे ड्रोन के लिए। यह तरीका फिलहाल काम तो कर रहा है, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहने वाला है। गल्फ देशों यानी खाड़ी देशों की सेनाएं एक अलग ही तरह के युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन यहां अलग युद्ध में ईरान ने उसे झोंक दिया है। उन्होंने तेज ऊंचाई पर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए भारी निवेश किया। हजारों करोड़ रुपए यहां खर्च किए उनकी डॉलर्स में, लेकिन हज़ारों की संख्या में आने वाले छोटे, धीमे और नीचे उड़ने वाले ड्रोन के खतरे से वो सही तरीके से वाकिफ़ नहीं थे और इसलिए ये ड्रोन रडार की सीमा से नीचे से निकल जाते हैं। रडार ऊपर लगाया कि ऊपर की जो चीज़ें हैं उसको ये लोग पकड़ लेंगे, लेकिन ये नीचे की सीमा से आते हैं, नीचे ड्रोन आते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को इस तरह के खतरे के लिए अपडेट नहीं किया गया था। और यहाँ पूरा का पूरा उनका जो यूएई गल्फ कंट्रीज में जो यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इराक है, सऊदी अरब है, इन सब पे जिस ढंग से ड्रोन भेज कर ईरान ने हमला बोला है, ये बहुत ही महंगा पड़ रहा है गल्फ कंट्रीज़ को। तो ईरान ने अमेरिका और उसके साथियों को जवाब देने की तैयारी कब से कर रखी थी, ये पता अब चल रहा है। लेकिन मोसाद और सीआईए जो दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसियां मानी जाती हैं, उनका आकलन कितना कमज़ोर रहा और कैसे ट्रंप और नेतन्याहू को मिल गई है मात, कैसे ईरान ने अमेरिका को लंगड़ा करने की धमकी दे दी है, आज इन सब पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ईरान ने कैसे दे दिया है अमेरिका और इजराइल को ज़ोरदार झटका और कैसे ट्रंप और नेतन्याहू को मिल गई है मात। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें डराती हैं, भयावह तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें डराती हैं हमको और आपको नहीं, ये तस्वीरें नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को डराती हैं। और इसके साथ साथ आज ताबड़तोड़ सुबह से ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, तेल अवीव पर हमला किया, उत्तरी इजराइल पे हमला किया और इनफैक्ट वहाँ की संसद के पास भी उसने ईरान ने मिसाइल दाग दी। संसद के पास, इजरायली संसद के पास, ये सब डरा रही हैं और ये भयावह तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं इजराइल से और फोटोग्राफ्स हैं, जिसको देखेंगे आप तो आप खुद सोचेंगे, क्योंकि कल की तस्वीरें आपने देखी थी जब कैसे डिमोना पे हमला किया था, डिमोना न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पे हमला किया था ईरान ने। तो ईरान ने कह दिया है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे ही, आपको छोड़ेंगे नहीं। और अब तो देख लीजिए आपने रिजाई ने क्या कहा। रिजाई ने साफ साफ कह दिया है कि आँख के बदले आँख नहीं, बल्कि आँख के बदले सिर, हाथ, पैर सब तोड़ेंगे, सब फोड़ेंगे। यानी यहाँ आखिरी कतरा खून का जो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, वैसी पूरी तैयारी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच अमेरिका कहाँ है, इजराइल कहाँ है और इस जंग में आखिर हो क्या रहा है। एक बात और जोड़ दूं, आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अभी तक के अपने इतिहास में
और वो भी प्रधानमंत्रित्व काल में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं सबसे छोटा भाषण दिया है। मात्र 19 मिनट का भाषण, 19 मिनट का भाषण, और वो भी राज्यसभा में। आप तस्वीर देखिए, ये लोकसभा की तस्वीर है। आज राज्यसभा में भी भाषण दिया, कल लोकसभा में 25 मिनट का भाषण और आज राज्यसभा में 19 मिनट का भाषण। और इन्होंने खतरे को भांप लिया है। इन्होंने बता दिया है कि आने वाला समय कष्टदायक रहने वाला है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर। नरेंद्र मोदी, इसके बाद नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात भी हुई है, टेलीफोनिक बातचीत, जिसकी जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत ने दी है। तो ये दो डेवलपमेंट महत्वपूर्ण जो अपने देश से है। नरेंद्र मोदी खतरे को भांप रहे हैं, बता रहे हैं। कल शाम को 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इसी मसले पे। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अब हमने, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में नहीं देखा होगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हुई हो। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि अब अपने यहाँ पेट्रोल का भंडार बहुत कम बचा है, और वो भंडार लगभग 7 दिनों का है। मात्र तेल का भंडार, मात्र रणनीतिक भंडार जो है मात्र 7 दिनों का है। तो ये खतरा है हम अपने देश पे। लेकिन ये मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, न ही अपनी विदेश नीति के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हूँ, इतनी हमारी हिम्मत नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो है वो आप तक रखूँ, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो आप तक रखने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत सरकार बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है जब हम सच्चाई बताते हैं। तो भारत सरकार से ये आग्रह है कि कम से कम देश को सच तो बताएं। लेकिन चलते हैं हम ईरान, और ईरान चलें, इन तस्वीरों को देखें। उससे पहले हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।